गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज फिर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और मेरा नाम इलाही शेख है। देखो हमने इसके पहले जो 3 वीडियो बनाए हुए जिसमें हमने देखा था 11वीं कक्षा की प्रेरणा नामक जो कविता है उसके बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारी ली थी, जिसमें हमने कवि परिचय देखा था। कवि परिचय के बाद हमने देखा था कविता के बारे में जानकारी ली थी और तीसरा जो वीडियो था वो स्वाध्याय से संबंधित था। आज हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो 11वीं कक्षा का ही है, जिसमें 2 लघु कथाएं हैं जिसकी लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी। अब देखो यहाँ पर जो संतोष श्रीवास्तव जी है उन्होंने समाज में जो घटित घटना है, समाज की जो वास्तविक रूप में जो तकलीफें है उस पर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया हुआ है। तो वैसे उनकी जो भी 2 कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, तो उससे पहले हम जो भी लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी उनका परिचय देखेंगे। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मध्य प्रदेश के मंडला में हुआ। फिर उन्होंने कहा गया कि एमए मतलब उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की, जो 2 सब्जेक्ट में हासिल की, 2 विषयों में की, जिसमें इतिहास और हिंदी उनका प्रमुख विषय था। और उन्होंने उसके बाद बीएड की उपाधि प्राप्त की। बीएड की उपाधि प्राप्त करने के बाद बीएड की डिग्री के बाद उन्होंने जर्नलिज्म की भी डिग्री हासिल की। और कहा गया है कि उनकी जो भी लेखनी, उनका जो साहित्य उन्होंने जो भी लिखा हुआ है वो खासकर महिलाओं से संबंधित सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। ऐसी जो श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी उन्होंने कुछ किताबें लिखी है, जिसमें उनके प्रमुख किताबों के नाम है बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, ये उनके कहानी संग्रह। फिर उसके अलावा उन्होंने कुछ उपन्यास नॉवेल लिखे हुए, और नॉवेल जो है दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन। फिर उसके अलावा कहा गया कि फागुन का मन नामक एक निबंध संग्रह लिखा हुआ है। उसके साथ साथ कहा गया कि नीली पत्तियों की शायराना हरारत नाम से एक यात्रा संस्मरण है। अब इस प्रकार से ये जो भी प्रमुख कृतियां हैं उसमें उनकी प्रमुख किताबों के नाम है। अब ये जो भी लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी, ये प्रमुख लघु कथाकारों में उनका नाम आता है। अब उसमें संतोष श्रीवास्तव जी के अलावा और कुछ ऐसे नाम हैं कि जो प्रमुख लघु कथाकारों के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें डॉक्टर कमल किशोर गोयंका जी है, डॉक्टर सतीश दुबे जी है, संतोष सुपेकर जी है और कमल चोपड़ा नामक व्यक्ति है। तो इस प्रकार से प्रमुख लघु कथाकारों में कुछ लोगों के नाम हैं। अब यहाँ पर जो संतोष श्रीवास्तव जी ने प्रमुख जो 2 कहानियां समझाई हुई, जिसमें पहली कहानी का नाम है उषा की दीपावली। अब देखो आपको भी पता है जो भी त्यौहार आता है हर एक मजहब के हिसाब से, हर एक धर्म के हिसाब से जो भी उनका त्यौहार होता है, तो उस त्यौहार के हिसाब से घर में उस तरीके की तैयारियां चलती है। फिर वो अलग अलग धर्म का हो, अलग धर्म का कोई ना कोई प्रमुख त्यौहार होता है और उस धर्म के हिसाब से वो अपने अपने त्यौहार की तैयारी करते हैं। फिर त्यौहार के हिसाब से घर में जो भी खाना बनता है, पकवान बनते हैं, अलग अलग मिठाइयाँ बनती है, अलग अलग जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर बनाई जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर उषा नामक एक छोटी सी लड़की है। उषा एक छोटी सी लड़की है। अब उसके घर में दिवाली का त्यौहार है, तो आपको पता है दिवाली के त्यौहार में किस प्रकार से क्या कौन कौन सी चीज़ें बनती है खाने के लिए। उसके अलावा अगर दिवाली के बारे में पूछा गया तो सबको पता है दिवाली में पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं। सबसे ज़्यादा हम उसी लिए जानते हैं, पटाखों के लिए, अलग अलग प्रकार के पटाखे। तो कहा गया कि यहाँ पर दिवाली के कारण जो भी उषा है उसके परिवार में उसकी दादी है, और उसके दादी ने कहा गया कि वहाँ पर दिवाली से संबंधित कुछ मिठाई बनाई थी, जिसमें था गुजिया, पपड़ी, चकली, इस प्रकार के कुछ अलग अलग तरीके के पकवान बनाए थे। लेकिन वो जो उषा है, उषा को उसके दादी ने जो बनाए हुए घर में जो दिवाली से संबंधित जो भी खाने की चीजें थी वो पसंद नहीं थी। उसके अलावा उसे जो पसंद था, जिसमें कहा गया कि बंगाली मिठाइयाँ और चॉकलेट उसे पसंद था। जब उसने अपनी दादी के पास इन चीज़ों की मांग करी, ये मांग करने के बाद दादी ने तुरंत उसे ताना मारते हुए कहा, ये जो घर में चीज़ें बनाई हुई है आपके लिए थोड़ी बनाई हुई है,
तो ये किसके लिए बनाई हुई है? तो ये जो भी आने वाले रिश्तेदार है, आस पड़ोस के जो लोग है, उनके लिए बनाया, आपके लिए थोड़ी है। आपके लिए तो आपके पसंद की मिठाई है, यानी ताना मारा गया था। और उसी दादी ने, जैसे त्योहार के हिसाब से हम देखते हैं, घर को हम साफ सुथरा करते हैं, अलग तरीके डेकोरेट किया जाता है, घर को अंदर से बाहर से कलर दिया जाता है। फिर उसके अलावा हमने देखा आजकल हम घर को रोशन करने के लिए बाहर वो जो भी इलेक्ट्रिक जो भी लाइट आती है, जो चाइना मेड की होती है, उससे ही हम घर को रोशन करते हैं। लेकिन पुरानी ख्याल के जो लोग होते हैं उसमें आपने देखा होगा कई बार जो भी मिट्टी के बने हुए जो दिए होते हैं उसमें मिट्टी का तेल डालकर उसे रोशन करते, जलाते, चारों तरफ जगमगाते हैं और मकान को चारों तरफ से रोशन करते हैं। अभी उससे पहले अगर देखा गया तो पुरानी ख्यालों के जो लोग हुआ करते थे या वो लोग है, वो मिट्टी के जो भी दिए बनाने की जगह पर वो आटे के दिए बनाकर उसे अपने मकान को चारों तरफ रोशन किया करते थे। वैसे ही जो भी उषा है, उषा के दादी ने भी आज वैसे ही किया। उसने भी उस अपने कमरे को, अपने मकान को चारों तरफ आटे के दिए बनाकर रोशन किया। फिर वो दिन तो चला गया, फिर दूसरा दिन निकल आया और हमेशा की तरह वो जो भी उषा है वो हर दिन जॉगिंग के लिए चली जाती थी। हर दिन जॉगिंग के लिए चली जाती थी और रास्ते से जब वो अपने फ्लैट से नीचे कंपाउंड में उतरती थी और हर दिन जॉगिंग को जाते हुए वहाँ एक साफ सफाई वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम है बबन। वो बबन से हमेशा बात करती थी आते जाते, तो वो बबन की अच्छी खासी पहचान की थी। तो उसी दिन भी वो ऐसे ही जॉगिंग के लिए अपने फ्लैट से नीचे उतरी कंपाउंड में, तो कंपाउंड में देखा कि कंपाउंड पूरा चारों तरफ वो पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ था, पटाखे फोड़े हुए थे। फिर उसके दादी ने पहले दिन जो भी आटे के दिए जलाए थे वो कई सारे दिए जलकर आधे आ बुझ गए, कुछ पूरे जल गए, वैसे बुझे हुए थे। और जैसे उसने वहां एक दृश्य देखा कि वो जो बबन है साफ सफाई वाला, वो तो साफ सफाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है? साफ सफाई कर रहा है। लेकिन जब साफ सफाई करते हुए पटाखों का कचरा एक जगह पर जमा कर रहा है, लेकिन उसके अलावा उसने और एक दृश्य देखा कि वही बबन, वो जो भी आटे के दिए पहले दिन उसके दादी ने जलाए थे, पूरे जले नहीं थे, वो उन दिए को वो साफ करके अपने जेब में रख रहा था। वह उन्हें कचरे के डिब्बे में नहीं डाल रहा था, वो साफ करके अपनी जेब में डाल रहा था। जब ये दृश्य उषा ने देखा, उषा तुरंत उसके बाद चली गई और उसको पूछा उसके बारे में, तो उसने कहा कि अन्न देवता है ना, यानी अनाज को उसने देवता का, और उसने कहा कि घर जाकर इसे मैं अच्छे से सेकूंगा और फिर मैं इसे खाऊंगा। क्यों? कि वो अनाज को देवता मानता था। अब जब अनाज को देवता मानता था तो उसने वो जैसे ही कहा तो उषा की आंखों के सामने कुछ दृश्य दिखाई दिए, उसे कुछ याद आया। उसने देखा कि शहरों में तमाम कई सारे जगह पर अलग अलग पार्टियां होती है, अलग अलग दावतें होती है जिसमें खाना दिया जाता है। तो उसमें कई सारे लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं और कई सारे लोग उसने देखा हुआ है कि अपने प्लेट में इतना खाना भर कर लेते हैं कि जिसे वह खा नहीं सकते। भरकर तो इतना लेते हैं कि प्लेट में जगह भी नहीं होती है रखने के लिए, और इतना लेकर यहां से वहां भटकते और खाते बहुत थोड़ा सा है और बाकी का कचरे के डिब्बे में फेंक देते, यानी बर्बाद कर देते। तो ये उषा को वो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया और वो तुरंत दौड़ती हुई जॉगिंग को नहीं चली गई, वो वापस अपने फ्लैट की तरफ चली गई। फ्लैट में जाने के बाद उसने एक थैली ली। थैली में उसके दादी ने जो भी पहले दिन दिवाली के लिए खाना बनाया था, जो पकवान बनाए थे, जो मिठाई बनाई थी, वो सब कुछ उसमें भर लिया और दौड़ती हुई एक सांस में वो वापस कंपाउंड में आई और उसने बबन का हाथ पकड़ा और बबन के हाथ में वो थैली थमा दी। अब जैसे ही भाई बबन के हाथ में थैली थमा दी तो बबन की आंखों में भी एक तरीके का आंसू आ गए। वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि जो व्यक्ति कचरे में फेंकने वाली चीजें साफ करके खाने वाला है, उसके हाथ में ऐसे परिवार का खाना कि जो उस परिवार के लिए बना था वो उसके हाथ में था। उसके लिए आश्चर्य की बात थी और उषा के लिए एक सीख थी, क्योंकि भर घर में उसके दादी ने जो भी मिठाई बनाई, जो भी चीजें बनाई, उसे वो पसंद नहीं थी, बल्कि उसे बाजार की चीजें पसंद थी। तो उसे एक उसके सामने आंखों के सामने दृश्य आया कि एक तरफ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें जो भी मिल रहा है वो खाने के लिए तरस रहे, और एक तरफ ऐसे है कि जिसे जो मिल रहा है वो नहीं खाना, उसे दूसरी चीजें चाहिए। तो देखो, आप घर में भी अक्सर आपने देखा होगा, कई बार अगर आप घर में बूढ़े लोगों के साथ खाना खाते होगे और खासकर फर्श पर नीचे या घर में जमीन पर जैसे हम नीचे बैठकर खाते होगे, तो आपने अगर कभी गौर किया होगा कि खाने की अगर प्लेट आपके सामने थाल सजाई हुई है और अचानक से आप अगर उस थाल के ऊपर से चले जाते हो, तो आपको आपके घर में जो बूढ़े लोग तो डांटेंगे नहीं तो लाफा मारेंगे। या उसके अलावा हमने कई बार देखा हुआ है, रास्ते से गुजरते हुए हम
कई बार अनाज का कतरा भी अगर जमीन पर गिरा हुआ है तो हम उसे पैरों के नीचे रौंदते नहीं। क्यों? कि हर एक मनुष्य जो भी मेहनत करता है, चोरी करने वाला चोरी करता है, बाकी जो भी गलत काम करते हैं लोग करने वाले, वो क्यों करते हैं? 2 वक्त का खाना सही ढंग से मिल पाए, पेट के लिए ही बहुत कुछ किया जाता है। तो उस तरीके से यहां पर लेखिका को सिर्फ ये समझाना है कि समाज में जो ऐसे कुछ लोग हैं कि जिन्हें सही 2 वक्त का भी भरपेट खाना नहीं मिल पाता, और कुछ लोग ऐसे हैं, यानी हम अक्सर 2 दृश्य देखते हैं समाज में। 2 प्रकार के लोग होते, एक होते हैं रोटी के पीछे दौड़ने वाले, यानी रोटी के लिए, अनाज कमाने के लिए मेहनत करके वो जो भी है भोजन कमाने के लिए मेहनत करने वाले, उसके पीछे हर दिन काम के लिए दौड़ने वाले। और दूसरे होते जो खाया हुआ है उसे हजम करने के लिए, यानी ये क्या है, रोटी के लिए दौड़ने वाले और रोटी के कारण दौड़ने वाले, यानी ज्यादा खाया हुआ है तो वो हजम करने के लिए दौड़ने वाले। तो वैसे उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे कुछ लोग हैं, अगर आपके पास खाना बचता है, कहीं आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है बचता है, तो वो खाना फेंक कर देने से अच्छा वो किसी ऐसे जरूरतमंद तक पहुंचाया जाए कि जो उसे 1 वक्त का 2 वक्त का जो भी है उसका पेट पल सके। हमारी क्या एक मानसिकता होती है कि आज अगर हमारे घर में खाना बचा हुआ है, बासी खाना है, जो भी बचा हुआ है, हम किसी को नहीं देते, हम उसे फेंक देते। क्यों? कि आज अगर हमने किसी जरूरतमंद को वो खाना दे दिया तो न जाने वो कल भी आ जाएगा, उस मुफ्त में खाने की आदत लगी और हर दिन हमारे दरवाजे में आएगा। हर दिन छोड़ो, एक दिन अगर आपने दिया, वो अगले दिन इसलिए आता है कि अरे आज दिया था, हो सकता है कल भी इनके पास बचा होगा तो ये मुझे दे देंगे। अगर नहीं है तो आगे चला जाएगा। अगर आपके पास आए तो उसको दे दो, नहीं तो सीधा बोल दो कि मेरे पास अभी बचा हुआ नहीं। वो थोड़ी आपको कुछ गाली देकर जाएगा, क्या नहीं कहीं मुझे कुछ भी कर लो, अभी दे दो, नहीं। पहले दिन था, आपने दिया, तो दूसरे दिन सांस पर आता है कि हो सकता है आपके पास कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर लेखिका को सिर्फ यही समझाना है कि अनाज का महत्व कितना है। अगर आपके पास, अगर किसी पार्टी में आप चले जाते हो, जितना आपके पेट की जरूरत है, जितना आपको खाना है उतना ही वो लो, खत्म हुआ और जाकर लो। बिना मतलब के हम इतना सारा लेते हैं कि हम उसे खा भी नहीं पाते और फेंक देते, ना किसी के पेट में चला जाता है, वो बाकायदा वो कचरे के डिब्बे में पड़ जाता है। तो यहाँ पर अनाज का हर एक मनुष्य के जीवन में क्या महत्व होता है, यही यहाँ पर लेखिका को समझा रहा है पहली वाली कहानी में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली दूसरी कहानी के लिए दूसरी वीडियो के साथ आपको फिर मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे आप देखिए, उसे लाइक कीजिए, या हो सके तो आगे शेयर कीजिए। और नए नए वीडियो के बारे में आप अपना उसमें कमेंट्स लिखकर मुझे भेजिए। उसके बारे में अगर आपको ज़रूरत है तो उसमें कुछ बदलाव की, तो वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं, ताकि मुझे अगले वीडियो में और सही ढंग से अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए वो एक सुझाव मेरे काम आ सके, और आपको भी नए से नए जो भी जानकारी भरे, नॉलेजेबल, या उसके अलावा आपके हिसाब से आपको वीडियो में पोस्ट कर सकूं। धन्यवाद।